को ये चीज बताई गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में आपको बताया गया है? तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपके दिमाग में दो अनुच्छेद आने चाहिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। सबसे पहले मैं इसमें आपको अनुच्छेद 2 के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 2 में हमें बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों से मतलब है जो राज्य पहले भारत के बाहर थे और बाद में भारत के अंदर ले लिए गए। तो अनुच्छेद 2 के अंदर उन राज्यों का वर्णन है जो राज्य पहले भारतीय सीमा के बाहर थे और अब भारत के अंदर हैं। और अनुच्छेद 2 का ही एक उदाहरण है सिक्किम राज्य, क्योंकि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया तथा एक संयुक्त राज्य बना दिया गया था और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की अगर बात करेगा तो ये चीज आपकी अनुच्छेद 3 के अंदर बताई गई है कि जो भारत के वर्तमान राज्य हैं उन्हीं राज्यों में से किसी भाग को काटकर नए राज्य का निर्माण कर देना या वर्तमान राज्य के क्षेत्रों या सीमा या उसकी नामों में परिवर्तन करने की शक्ति जो है आपके अनुच्छेद 3 में है। तो उम्मीद करूंगा आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? अर्थात नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में ही आपको नागरिकता का वर्णन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो विधि के समक्ष समानता आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? अर्थात कोई भी धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये चीज आपके अनुच्छेद 15 में निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? अर्थात सभी को अवसर की बराबर समानता मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो आप सभी को पता होगा अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड के बारे में आपको अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 में ही आपको उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति राज्य, मिलिट्री व अकादमिक उपाधि को छोड़कर कोई अन्य उपाधि अपने पास नहीं रख सकेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 19 के ए में निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये चीज आपको अनुच्छेद 21 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उनका अधिकार है। तो ये चीज आपको अनुच्छेद 21 के ए में बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? अर्थात कोई भी व्यक्ति कारखानों आदि में बालकों को काम पर नहीं रखेगा, बालकों का नियोजन उसमें पूर्ण रूप से प्रतिषेध होगा। अनुच्छेद 24 के अंदर आपको ये बात बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार मजदूरी, बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के अंदर मानव के दुर्व्यापार पर भी रोक लगा दी गई और बेगार मजदूरी पर, उसके साथ बलात्श्रम पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो आप सभी देख पा रहे होंगे, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है?
अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों के जो भी लोग होंगे उनके सभी के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ये चीज आपको अनुच्छेद 29 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो आप सभी को पता होगा इस अनुच्छेद का नाम हो जाता है अनुच्छेद 32, जिसे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोल देते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो यही आपका सेम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 के अंदर देखने को मिल चुका है। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक करने होंगे। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ग्राम पंचायत का प्रावधान, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी की सिफारिश पर यह अनुच्छेद जुड़वाया गया था, तो अनुच्छेद 40 में ही इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है? अर्थात जो कार्यपालिका होगी वो न्यायपालिका से अलग काम करेगी, यानी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान जो था आपका, उसके अंदर आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि 7वां मौलिक अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया और अब एक इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, जो कि आपको अनुच्छेद 300 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और मूल अधिकारों से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पे तो विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो डीपीएसपी आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? अर्थात जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका वर्णन आपका अनुच्छेद 51 के में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। और इस 11वें मौलिक कर्तव्य में आपको बताया क्या गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, अर्थात उसे पढ़ने लिखने का मौका देगा। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 11वां मौलिक कर्तव्य लेटेस्ट मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन उसमें भाग लेगा, उसकी पद्धति क्या होगी, वो चीज आपको अनुच्छेद 55 के अंदर पूर्ण रूप से देखने के लिए मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये चीज आपको अनुच्छेद 66 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 66 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करता हूं उपराष्ट्रपति के पद की, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये चीज आपको अनुच्छेद 63 में दी गई है। तो इन दोनों अनुच्छेद में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज अलग अलग हैं। अनुच्छेद 66 में आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 63 में आपको उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने और भी दोस्तों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। और आगे भी आपके इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति आपके अनुच्छेद 72 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आपको अनुच्छेद 76 में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 79 अर्थात जिसे आप अनुच्छेद 79 भी बोल सकते हो, इसमें आपको संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति का वर्णन आपको अनुच्छेद 52 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 52 में आपको बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पर लोकसभा की अगर बात करूं, जिसे आप लोकप्रिय या निम्न सदन भी बोलते हो, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 81 के अंदर देखने के लिए मिलता है। और राज्यसभा की अगर बात करता हूं तो इसे आप उच्च सदन भी कहते हो और इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 80 में देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से इतना फैक्ट आपको क्लियर करके चलना है, तभी जाकर आगे क्वेश्चनों पर आप अपनी धाक जमा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया राज्यसभा का गठन आपका अनुच्छेद 80 के तहत देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लोकसभा का किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है? अनुच्छेद 81 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया लोकसभा की संरचना या लोकसभा का गठन आपका अनुच्छेद 81 के तहत ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक अर्थात मनी बिल। तो मनी बिल की परिभाषा आपकी अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और धन विधेयक के बारे में एक विशेष बात है कि ये विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, हालांकि राज्यसभा में भी जाता है 14 दिन के लिए, लेकिन अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे पारित नहीं करती तो यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो एनुअल बजट के बारे में आपको अनुच्छेद 12 में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक चीज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर बजट का वर्णन दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, पूरे संविधान में कहीं भी आपको बजट शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि उसकी जगह आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान आपको अनुच्छेद 165 में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? अर्थात राज्यों के हाईकोर्ट की स्थापना आपकी अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन या अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करने का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 32 व 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 239 कै के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको अनुच्छेद 280 के तहत देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में अनुच्छेद 312 में आपको प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 315 में आपको यूपीएससी का गठन या लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, आपकी हाल फिलहाल में कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और एसएससी जीडी तक की तो डेट भी आ चुकी है। तो
तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वाली वीडियो आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को घोषित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वित्तीय आपातकाल, जैसा कि आप जानते ही हो, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के अंदर 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, अनुच्छेद 352 की अगर बात करूं तो 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखने के लिए मिलेगा, और वहीं पर अगर अनुच्छेद 356 की बात करूं तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में ही दिया गया है। और अगर बात करता हूं 360 की, तो अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और बात करूं वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको छोटी सी सूचना यह ध्यान रखनी है, तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, यह वर्णन आपको अनुच्छेद 368 में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया की शक्ति आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भारतीय संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं। जैसा कि 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल देखने के लिए मिलेगा, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन दिया गया है, और 360 में आपको वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये वाला क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार करें तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो अगर बात करूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, तो वर्तमान में भारत के संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। अगर बात करूं मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान के अंदर आपकी 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें आपको भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची की अगर बात करूं तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। इसमें आपको दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें आपके पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो कि आपकी 24 अप्रैल 1993 से पूर्ण रूप से लागू हो चुकी थी, और इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 12वीं अनुसूची की अगर बात करता हूं तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें आपको नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, क्योंकि अगर आपको 11वीं अनुसूची का पता होगा कि 11वीं अनुसूची में आपके पंचायती राज के प्रावधान दिए गए हैं, तो आप बता पाओगे कि पंचायतों से संबंधित कुल 29 विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और अगर बात करूं 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची जैसा आप सभी को पता है नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद से संबंधित है। इसमें आपके कुल 18 विषय दिए गए हैं। तो ये चीज भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो मैंने आपको मौखिक रूप से बता दी है। तो आपको ये सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 50वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को पता होगा। भारत के संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का प्रावधान दिया गया है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अनुसूची 8 के अंदर राजभाषाओं का प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाता है, और भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से अंग्रेजी और राजस्थानी इसमें नहीं आती। तो अंग्रेजी और राजस्थानी को छोड़कर 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित की गई हैं। कौन कौन सी वे भाषाएं हैं, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वरना नेक्स्ट पार्ट जो आएगा संविधान का, में आपको और भी डिटेल वाइज संविधान के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 के अंदर आपको पंचायती राज संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अनुसूची कौन सी हो जाती है, अभी मैंने आपको बताई, अनुसूची 11 में भी आपको पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुसूची और भाग को एक साथ रिलेट करके याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होंगे और याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मैंने आपको अभी बताया 10वीं अनुसूची, तो द से हुआ 10 और द से हुआ दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया संपत्ति का अधिकार जो कि पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था, अब आकर इसे अनुच्छेद 300 क के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, या आप कह सकते हो एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? पूरे संविधान के अंदर एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। इसी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। बाकी जो भी अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको मंत्रिपरिषद शब्द देखने के लिए मिलेगा। मंत्रिमंडल शब्द आपको केवल 352 अनुच्छेद में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, उन सभी के अंदर एससी व एसटी को आरक्षण मिलता है, और ये किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 332 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राज्य पुनर्गठन जब भी आप सुनते हो तो आपके मन में दो चीज आनी चाहिए, एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम और एक राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप फजल अली आयोग के नाम से भी जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको अधिनियम के बारे में बताता हूँ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये आपका 1956 में पारित किया गया था। वहीं पर अगर आपको बात बताऊं राज्य पुनर्गठन आयोग की, जिसे आप फजल अली आयोग भी बोल सकते हो, तो इसकी स्थापना आपके 1953 में की गई, जिसमें कि 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वे तो थे फजल अली, और 2 अन्य सदस्य थे HN कुंजरू और KM पणिक्कर। तो इस तरह कुल मिलाकर इसमें 3 सदस्य थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत के अंदर था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बना है? तो मैंने आपको अनुच्छेद 3 जहां समझाया था, वहीं पर आपको अनुच्छेद 2 भी समझाया था, और अनुच्छेद 2 के तहत ही आपको बताया था कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। और किस संविधान संशोधन से बनाया गया है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। और अगर बात करूं संयुक्त राज्य का दर्जा होता क्या है, तो संयुक्त राज्य उसे बोलते हैं जो ना ही तो पूर्ण रूप से राज्य हो और ना ही पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जब से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 से, तभी से ही नागरिकता के प्रावधान भी भारत में लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई है? तो आप सभी जानते होंगे एकल नागरिकता भारत ने इंग्लैंड देश से अपनाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक भारतीय न्यायपालिका को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ना ही तो संसद है, ना ही राष्ट्रपति है, और ना ही मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो मैंने आपको अभी बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही संपत्ति का अधिकार जो था उसे एक वैधानिक अधिकार या फिर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम TCS के द्वारा लिए गए हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर कुछ प्रश्न वाद से भी लिए गए हैं। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि किस वाद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था? तो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। इसी वाद के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो एकमात्र राज्य है गोवा, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अर्थात समान नागरिक संहिता लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, संविधान का पालन करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जितने भी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है, अर्थात लोकसभा भी भारतीय संसद के अंदर आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आता है। मैंने आपको अभी बताया था संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है? तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो ये संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए? तो आप सभी जानते होंगे, यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 वर्ष का होने के पश्चात आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे, एक तो भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र और एक भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। अगर बात करूं भारत के राष्ट्रपति, ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये दोनों आपस में ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर वहीं आपको एक फैक्ट और बताकर चलूं कि सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप भारत के पहले प्रधानमंत्री कह सकते हो, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आप सभी जानते होंगे 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यहीं पे आपको बताना चाहूंगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं। धन विधेयक को हमेशा निम्न सदन, अर्थात निम्न सदन आप किसे बोलते हो, जो सबका लोकप्रिय सदन होता है, अर्थात लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मूल संविधान के अंदर लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वर्तमान में भारत की लोकसभा के अंदर कुल सीटों की संख्या है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, सर्वाधिक लोकसभा सीट व सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला भी एक ही राज्य है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा से उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते होंगे, भारत के लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष आप सभी जानते होंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कभी शपथ नहीं लेते। तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ना ही तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ना ही राज्यसभा के सभापति और ना ही प्रधानमंत्री। तो ये फैक्ट मैंने जानबूझकर इस तरह का डाला था, क्योंकि इसमें जो है अधिकतर बच्चे फंसते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। और लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर भी लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें आप जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है?
तो भारत का महान्यायवादी, जिसे आप भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं। तो इसे आप यहां से करेक्ट कर लेना, 22 इसमें गलत मार्क किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राक्कलन समिति लोकसभा की समिति होती है और सारे के सारे 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं और इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसी समिति को प्राक्कलन समिति की बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यदि आपको वृद्धि करनी है तो ऐसा अधिकार केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संसद ही भारतीय संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया, जिन्हें आप एच.जे. कानिया के नाम से भी जानते होंगे। और अगर बात करूं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो उनका नाम था फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का भी आप सभी को पता होगा, राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के अंदर निहित होती है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो जहां पर वास्तविक शक्ति की आपसे बात पूछेगा तो वहां पर आपको आंसर देना है मुख्यमंत्री। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो आप सभी जानते हैं पुलिस हमेशा राज्य सूची का विषय होता है, टोल टैक्स भी राज्य सूची का विषय होता है, फौजदारी विधि और प्रक्रिया ये भी आपका राज्य सूची का ही विषय है। तो न्याय एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है, तो यही संघ सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध इनमें से किससे है? तो सरकारिया आयोग, यदि आपने इस आयोग को पढ़ा होगा तो इसमें आपको केंद्र राज्य के संबंध देखने के लिए मिलेंगे। तो केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित ही यह आयोग बनाया गया था, जिसका नाम है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे बीजी खैर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषाएं ऐसी हैं इनमें से जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो आप सभी जानते होंगे, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही देश में पंचायती राज का गठन किया गया, देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो अशोक मेहता समिति का संबंध भी आपका पंचायती राज से ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत का क्या निहित है? मूल दर्शन निहित है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र निहित है, साम्यवादी स्वरूप निहित है या नास्तिक राज्य की अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना में ही भारत के मूल दर्शन निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए, जबकि मूल संविधान या अंगीकृत भारतीय संविधान के अंदर ये तीनों शब्द उपलब्ध नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 5 तरह की स्वतंत्रताएं देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें से पहली है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथी है धर्म की स्वतंत्रता और 5वीं हो जाती है उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 स्वतंत्रताएं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़े थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया, इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपना लिया तथा पारित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस किए हैं और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन वे थे जो टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपने संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके कुछ दिनों बाद आपको संविधान का पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके बचे हुए डिटेल वाइज क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे आपका पूरा संविधान डिटेल वाइज कवर हो चुका होगा और इस संविधान सीरीज को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, संविधान का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये चीज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और इसी के साथ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।